वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और डिजाइना विशेष में आपका स्वागत है। कल जब अभिनंदन दुश्मन देश के डेरे में था, दुश्मन देश के कब्जे में था, तब उनकी माँ जब चेन्नई से दिल्ली आ रही थी तो उस दौरान उनकी माँ से पूछा गया कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं जब आपका पुत्र दुश्मन के खेमे में है। तो हिंदुस्तान की मातृशक्ति, हिंदुस्तान की बहादुर औरत, एक सिपाही की माँ जो जवाब देती है वो एक मिसाल है, एक ऐसा वाक्य है जो दुनिया में हमेशा याद रहेगा। उस वक्त अभिनंदन की माँ ने कहा कि मैंने इसी दिन के लिए तो उसको जन्म दिया था। ये बहादुरी बयान करता है उस माँ की जो सैनिक की माँ है, जो सैनिक की पत्नी है। हम उन शौर्य गाथाओं से भली भांति वाकिफ़ हैं जो हमारे सैनिकों ने, हमारे बहादुर सिपाहियों ने लड़ाइयों में लिखी हैं। हम उन वीर गाथाओं को सुनते आए हैं जो हमारे वीर सैनिकों ने अपने रक्त से इतिहास लिखा है। लेकिन इन तमाम वीर गाथाओं के पीछे, इन तमाम शौर्य गाथाओं के पीछे जो मातृशक्ति है वो बहुत अभिनंदनीय है, वो बहुत वंदनीय है। मैं जिक्र कर रहा हूँ सिपाहियों की पत्नियों का, मैं जिक्र कर रहा हूँ वीर सैनिकों की माताओं का, बहनों का, जो सीमा पर तो नहीं रहती हैं लेकिन सीमा पर ही रहती हैं। जब उनका पति, उनका बेटा लड़ रहा होता है, जान की बाजी लगा रहा होता है, तब वे भी घर में रहते हुए, सीमा से बहुत दूर रहते हुए, वे भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करती हैं, जिम्मेदारी से करती हैं, बहादुरी से करती हैं। इसलिए डिजियाना आज एक विशेष शो मातृशक्ति लेकर आया है, जिसमें हम बात करेंगे उन दो खास मेहमानों से, उन दो खास महिलाओं से जिन्होंने अपने लंबे जीवन में लड़ाइयाँ देखी हैं, फौज की कार्यप्रणाली देखी है, पति को सीमा पर जूझते देखा है, लड़ते देखा है, और उन्होंने गोलियों की, बारूद की आवाज़ सुनी है, और उन्होंने वो सारा पैन, वो सारा तनाव, वो सारा जज्बा वैसा ही महसूस किया है जैसे उनके पति ने युद्ध पर लड़ते हुए किया था। मेरे साथ मौजूद हैं अपेक्षा दीवान। आप कर्नल निखिल दीवान जी की वाइफ हैं। एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है युद्ध मैदान के आसपास, जब ट्रेनिंग होती है उस दौरान भी, और एक लंबा समय उनका रहा है फौजी के साथ। मेरी दूसरी खास मेहमान है श्रीमती पूनम सैनी। आप कर्नल सैनी की वाइफ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों हमारी मेहमान शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद हैं। शांतिकाल के दौरान और जब सीमा पर पोस्टिंग नहीं होती उस दौरान वो स्कूलों में पढ़ाती रही हैं, और आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन की सदस्य होने के नाते वे सिपाहियों की, सैनिकों की, जूनियर ऑफिसर्स की पत्नियों की काउंसलिंग करती रहती हैं, उन्हें संभालती रहती हैं, उन्हें समझाती रहती हैं कि एक सैनिक की पत्नी के दायित्व भी सैनिक से बिल्कुल कमतर नहीं होते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपेक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जिस तरह का माहौल है देश में, ठीक है कि आप कर्नल साहब रिटायर हो गए हैं या दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये माहौल बहुत नज़दीक से देखा है, तो आपको अब अपनी पुराने दिन, पुराना टाइम जब आप लड़ाइयाँ चलती थी, जब सर कारगिल में लड़ रहे होते थे या दूसरे कोई युद्ध में लड़ रहे थे, तब आपको सब चीज़ें याद आ रही होंगी। जी ज़रूर, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं वो दिनों को सोच पा रही हूँ। और वो टाइम में हम इतना ज़्यादा देश भर से सुनते थे कि तनाव का माहौल है और क्या होने वाला है, बट जो हमारे साइड से जो एक मैसेज जाता था हमारे हस्बैंड्स को, ऑफिसर्स को, जो फोर फ्रंट पे रह के दुश्मनों के खेमे को खदेड़ के आते थे, तो हमारी तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव उनको मैसेज जाता था कि हमारे यहाँ हम कभी भी उस बात से निराश नहीं होते थे, या कभी भी हम ये नहीं, या घबराए हुए नहीं, नहीं, घर की चिंता मत करिए, नहीं, बिल्कुल हम इस तरफ खड़े होके पूरा हर स्थिति को संभाले हुए हैं, और कभी किसी बात से उनको निराशा नहीं होने देते थे। हम इतने उत्साही रहते थे कि जिस काम के लिए वहाँ गए हैं वो पूरा करके ही आना चाहिए। पूनम जी, कल
हम सबका अभिनंदन पाकिस्तान की फ़ौज में था, पाकिस्तान के डेरे में था। चूँकि अभिनंदन की पत्नी भी स्क्वाड्रन लीडर रही हैं, वो भी फ़ौज के सिस्टम से आती हैं, इसलिए समझती हैं। लेकिन एक आम महिला के नाते, चूँकि आप भी आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, तो जब एक घर का सदस्य, हस्बैंड सीमा पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं या दुश्मन के डेरे में चले गए होते हैं, तो उस वक्त क्या मेंटेलिटी होती है, क्या विचार मन में आते हैं, क्या सोच चलता है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आए, सो शुरू से ही ये सीख रही कि ये बहुत बड़ी एक फैमिली है और हम उस फैमिली का एक हिस्सा हैं, और इस फैमिली का लक्ष्य है नेशन फर्स्ट, देश पहले। सो एज एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, अगर हस्बैंड फ्रंट पे है, या कल की बात करें अगर अभिनंदन की पत्नी जो कि पीछे हैं, उसमें एक वरी होना लाजमी है क्योंकि वो पत्नी है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो पूरे देश की जिम्मेवारी अभिनंदन पर है, उस जिम्मेवारी में उनका सहयोग करने के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत उनके पीछे खड़ी रहेंगी, या हर आर्मी ऑफिसर की वाइफ या हर आर्म फोर्सेस की वाइफ वो हमेशा साथ खड़ी रहेंगी, ताकि उनका हस्बैंड, उनका पति जो कि देश की रक्षा के लिए गया है, इतने सारे देशवासियों की रक्षा का जिम्मेवारी उनके कंधे पे है, वो अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा सकें। सो ये एक तरह का एक परिवार के लिए हमारा वो कंट्रीब्यूशन है। जब लड़ाई होती है, जंग जारी होती है, और आपको मालूम है कि आपके हस्बैंड भी जो है वो सीमा पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बहुत दिन तक बात नहीं हो पाती होगी, बहुत बहुत दिन तक कोई समाचार नहीं आता होगा कि कैसे हैं, क्या है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई कम्युनिकेशन की साधन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, बात करना भी अलाउ नहीं है। तो उस दौरान पूनम जी में किस तरह की मानसिकता चलती है, क्या होता रहता है? घर में आप अकेले फ्रंट पे, आपको संभालना है, कर्नल साहब के पेरेंट्स भी अगर हैं तो उनको भी संभालना है, बच्चे भी सवाल कर रहे हैं कि पापा कैसे होंगे, उनको भी पूछना है, उनको भी जवाब देना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर तो होता होगा उस दौरान। बिल्कुल प्रेशर तो होता है, लेकिन एक कुछ ऐसी शक्ति साथ में होती है कि जब आप इतने सारे लोगों का, देशवासियों का प्यार देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेवारी को बहुत सक्षम तरीके से निभाना चाहते हैं, उस दौरान एक अजीब सी शक्ति आपके पास आ जाती है कि आप अपने परिवार को भी संभाल लेते हैं, और बॉर्डर पे उस समय क्या चल रहा है, क्या स्थिति में फौज काम कर रही है, वो नहीं भी अगर रेगुलर रिपोर्ट आती होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांत्वना सी बनी रहती है कि जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, और इतने सारे लोगों की उम्मीदों पर हम अच्छे ही और खरे ही उतरेंगे। सो जब आप लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा आशाएं होती हैं, तो उस दौरान एक अपने अंदर एक बहुत दृढ़ सा विश्वास और निश्चय भी आ जाता है, बहुत ऊंचाई पर होता है। हाँ, आप कह सकते हैं आत्मविश्वास इतना ऊंचाई पर आ जाता है कि आप फिर उसका एंड नहीं सोचते हैं। एंड तो हम बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी के साथ ही, क्योंकि वो हमारे ब्लड में है, उसके साथ ही देखते हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास जो है कि अपने लोगों के लिए है। इट इज़ लाइक, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहूँ, जैसे आपका परिवार है और आपका बच्चे को किसी ने मारा, या माता पिता के किसी ने उनकी इज्जत में कुछ कहा, तो आप उसके लिए ज़रूर रिएक्ट करेंगे और सब आपके साथ ही रहेंगे। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, यू नो, इट्स अ बिग फैमिली, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक हमारा मेंबर वहाँ पर अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है। मिसेस दीवान जी, कई बार मैंने खबरें पढ़ी हैं कि जो शहीद होकर बच्चा आया है, उसका खुद का पत्नी प्रेग्नेंट है, या उसका 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है। कई बार ऐसा भी अवसर आता होगा कि सैनिक की पत्नी माँ बनने वाली है, और उसको उस वक्त अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पति फौज में सीमा पे लड़ा हुआ है, तो उस दरमियान अकेले इस तरह की जिम्मेदारी को कैसे निभाना, किस तरह से संभव हो पाता है? मैंने बोला ना कि एक बार हम एक बड़ी फैमिली में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को अकेला समझते ही नहीं हैं। फिर हमारे साथ अगर जवान की फैमिली है, तो सब जो ऑफिसर्स फैमिली है, या हम अगर है उस सिचुएशन में, तो हमारी जो यूनिट है, हमारे सारे जो फ्रेंड्स हैं, वो
एक कंप्लीट डिवोशन के साथ एक फैमिली रोल प्ले करता है, एक अनकंडीशनल, मतलब हमको बैक होम कहीं कोई घर वालों को टेंशन नहीं रहता है कि हमारे बच्चे या हमारी बेटी अकेली है वहाँ। हम लोग इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, एक हाई मोराल के साथ में, कि हमको किसी भी सिचुएशन में उस लेडी को नीचे फील कराना ही नहीं है, उसको एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उसको डे टू डे लाइफ में। आप काउंसलिंग का भी काम करती हैं, जैसे कि कोई सैनिक शहीद हो गया तो उसकी पत्नी के ऊपर तो एक तरह का वज्रपात हुआ है, बहुत बड़ा उसको सदमा लगा है, तो उस दौरान उसको कैसे संभालना, या जो उसका पति लड़ रहा है और वो नई नई फौज परिवार में शामिल हुई है, आप एक्सपीरियंस हो गई चूँकि आप, तो आपको समझ है, लेकिन उसकी शादी को भी 6 महीने 8 महीने हुए, उसको भी मिलिट्री की परंपराएं नहीं पता है, और पति को कई बार ऐसा अवसर भी आया कि शादी के दूसरे तीसरे दिन ही बुलावा आ गया और सोल्जर गया, हमारे सोल्जर जाते भी हैं। तो ऐसी समय नई नवेली लड़कियों को संभालना, उनकी काउंसलिंग करना, वो आप कैसे करती हैं? हम लोग उनसे रेगुलर बेसिस पे जाके मिलते हैं और उनके साथ में बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक बिहेवियर नहीं करते हैं। उनको अपनी जो हर एक लेडी है जो उसके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति रहती है, हम उनको उनकी जो सोई हुई शक्ति है उनको जगाने के लिए प्रोवोक करते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि आपके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया है, पर आप तुरंत अगर पैर पे खड़े होते हो और आप उतने ही जोश के साथ में आपके जो हस्बैंड का सपना रहा हुआ है जो परिवार के प्रति या देश के प्रति, तो आप उसको पूरा कर सकते हो। इसी तरह अगर कोई लेडी का हस्बैंड गुजर जाता है फ़ौज में, तो हमने देखा है कि वो लेडी तुरंत अपने आप को आर्मी में आने के लिए एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करती हैं और वो फिर से आके कई बार वो ये भी एक हस्बैंड के ड्रीम को पूरा करती है। कई बार वो ये भी कहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं उसको आर्मी में ही भेजूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी में तो हम और इसके पापा के सपनों को साकार करेगा। ये भी तो मैंने हम वो औरत की जो सोई हुई शक्ति है उसको पूरी तरह जगाने के लिए, क्योंकि हम उस एक माहौल में रहते हैं जहाँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट या कोई लो सोचने की कि हम उदास हो जाए, ऐसा कोई फील ही नहीं होता। ये भी हम खबर पढ़ते हैं कई बार कि जो शहीद हो जाते हैं उनकी पत्नियों को बहुत पैसा मिलता है, सरकार पैसा देती है उस पत्नी को, परिवार को, तो रिश्तेदार नातेदार दबाव बनाते हैं। कई वो भोली रहती है, उसको पता नहीं रहता, दुख में रहता, कई बार वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती, सैनिक की पत्नी, सिपाही की पत्नी, तो ऐसी अवस्था में उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी चिंता भी क्या आर्मी वाइफ एसोसिएशन की महिलाएं करती हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब मैंने बोला कि हम सब एक परिवार के ही सदस्य हैं, तो इसमें भी ये इंश्योर करना कि जो भी उनकी पत्नी को, जो कि शहीद हुए हैं, शहीद की पत्नी को जो कुछ मिलना चाहिए वो उसे मिले, जो उसका हक है। और उसके लिए उसको, अगर वैसे तो डे टू डे बेसिस पे जब भी हम उनसे मिलते रहते हैं, एक वेलफेयर हमारा यूनिट्स में ज़रूर रहता है, सो समय समय पर हम उन्हें गाइड करके रखते हैं। लेकिन उसके अलावा ऐसे टाइम पे जब वो अपने आप को उसको संभलने के लिए समय चाहिए, उस दौरान हम इंश्योर करते हैं कि हम उनके साथ रहें, उन्हें पूरा गाइड करें और इंश्योर करें कि वो और उनके बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो जाए और जो उनका हक बनता है वो उन्हीं को मिले। कई बार जी मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन करके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए तो है ही, पर ऐसी चेयरपर्सन सेनाध्यक्ष की पत्नी होती है। हाँ जी, तो उनका ये सब कामों में बहुत ज़्यादा डिवोशन होता है कि कोई भी इस तरह सैनिक की पत्नी है कि उसका हक कोई ना मार सके, उसके बच्चों के लिए क्या करना है, उसको कोई स्किल सिखा के उसको उसका रोजगार जनरेट कर सके, ये चीज़ के लिए वो बिल्कुल खुद को जिम्मेदार महसूस करती है। देखिए सामान्य घरों में ये होता है कि अगर बच्चा कोई यात्रा पर भी जाता है, कोई थोड़ी दूर भी जाता है या सर्विस में बाहर ही रहता है, परीक्षा देने भी जाता है, तो मम्मियाँ कहीं व्रत करने लगती हैं, कभी पूजा करने लगती हैं। लेकिन अब आपके पति तो जंग लड़ रहे हैं, गोलियों के बीच में हैं, बम के बीच में हैं, तो कोई ऐसा ईश्वर से कोई विशेष प्रार्थना या कोई विशेष पूजा पाठ या कोई विशेष व्रत इस तरह का कुछ होता है अपेक्षा ही? हमारे यहाँ एक तो एक यूनिट में या आर्मी के कैंट्स में एक ये है, जो भी मंदिर होते हैं वो सर्वधर्म होते हैं। हम एक
पर्टिकुलर कोई भगवान के पास ही जाते हैं। हम हमारे मंदिरों में ये फ़ौज की बहुत अच्छी प्रथा है कि वहीं हिंदू भी आएंगे, वहीं मुस्लिम भी आएंगे, वहीं सिख आएंगे, वहीं ईसाई आएंगे। तो हम अपने टेम्पल्स में जाके हमारे सारे सैनिकों के लिए प्रे करते हैं, हमारे इंडिविजुअल हस्बैंड के लिए नहीं, कि सभी का अच्छा हो। वॉर कभी भी कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर फोर फ्रंट पे हमारे हस्बैंड्स या ऑफिसर्स जाके फाइट कर रहे हैं तो एक सबके मेंटल पीस के लिए करते हैं। लाइफ एंड डेथ का तो कोई एक वो नहीं है, हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर के हाथ में है। यस, लेकिन बट हाँ, एक सेल्फ पीस जरूर के लिए, सबके मेंटल पीस के लिए, कि कोई भी इतना ट्रॉमा में नहीं जाए, तो ये ज़रूर एक जाके प्रे करते हैं। और हमारे टेम्पल्स भी बहुत स्पेशल होते हैं दैट में, हमको वहाँ उनका जाके नाम ही सर्वधर्म स्थल होता है। हाँ। पूनम जी, कभी कभी ऐसा लगता होगा लड़ाइयाँ देखकर और सब करके कि ये जंग बंद हो जाना चाहिए, इस दुनिया में लड़ाई होना ही नहीं चाहिए, कभी ऐसा विचार आता है? बिल्कुल। जंग तो कभी भी मेरे हिसाब से तो जंग मतलब कि जाने तो जाएंगी ही, और जो भी सिपाही लड़ेगा वो अपने देश के लिए तो लड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। और नुकसान सिर्फ एक सिपाही के बलिदान जिससे कि पूरा परिवार जुड़ा हुआ है उसी का ही नहीं है, सभी का है। बिकॉज अभी जैसे हमने देखा अभिनंदन वापस आए तो पूरे देश में सारे लोग सुबह से उसका वेट कर रहे थे कि अभी वो पहुंचेंगे। तो उसके अंदर काफ़ी लोग तो मिले नहीं, जानते नहीं, फौज में नहीं है, लेकिन एक वो इमोशन होना उसके साथ। तो अभिनंदन का वापस आना जब सबके लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, तो ऐसे ही किसी सिपाही का जाना तो सबके लिए बहुत दुख की भी बात होती है। सो जंग तो कोई हल एज सच नहीं है। नहीं, पर कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि जंग लड़ना पड़ेगी, जैसे पुलवामा में हुआ, उन्होंने हमारे 40 मार दिए। हाँ जी। या 26/11 हुआ था, बॉम्बे में ताज होटल पे कब्जा कर लिया था, या वो कारगिल की चोटियों पर आकर जम गए। तब तो ये लगता है कि अब तो जंग करना पड़ेगी, जंग जरूरी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दैट इज व्हाई जंग शुड बी द लास्ट वर्ड, कि अब उसके अलावा कोई अंतिम हथियार है, अब इसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है। और जब लड़ना है तो फिर पूरी शिद्दत से लड़ना है, तो पूरी लड़ना है तो शिद्दत से लड़ना है, फिर उसमें अपने कोई इमोशन डाले नहीं, बिकॉज दैट इज ड्यूटी फॉर आवर कंट्री। तो उसमें फिर कोई इमोशन नहीं है, फिर वो कंट्री कम्स फर्स्ट फॉर अ सोल्जर। जब जंग खत्म हो जाती है, जंग लड़के आपके घर अपेक्षा जी कर्नल साहब आते हैं, तो क्या जंग की बातें या मिलिट्री की बातें कभी आपसे होती है, या नॉर्मल बात की भाई ठीक थी, लड़ाई हो गई, हुआ खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ ज़्यादा शेयर करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं, और उन्होंने करना भी नहीं चाहिए। जब ये लोग जंग के बाद जब आते हैं, लेडीज़ के जो ऑफिसर्स आते हैं अपने घर पे, तो ऐसा हो जाता है। मैं अपना एक वाकया शेयर करूंगी कि कारगिल वॉर के बाद में हम लोग ग्वालियर में थे, और ग्वालियर की भयंकर गर्मी में मई में जब हमारे सारे ऑफिसर्स कैंट में जब आए, तो हमने मई के महीने में सारी लेडीज़ ने दिवाली मनाई थी। उनको एक बहुत अच्छा वेलकम देने की एक ट्रेडिशन है लेडीज़ की, कि जब भी ऐसा कुछ वाकया होता है और ऑफिसर्स जब ट्रेनिंग से, एक्सरसाइज से आते हैं, तो हम उनका बहुत अच्छा वेलकम देते हैं। और वो वीर सैनिक थे, वो पाकिस्तान को शिकस्त देकर आए थे, तो यूं भी वीर सैनिकों का स्वागत होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। एक बहुत अच्छे तरीके से हस्बैंड सारे ऑफिसर्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, पूरी कैंट की जितनी भी ऑफिसर्स वाइफ्स होती है, वो एक बहुत अच्छा वेलकम देती है। तो हमने मई के महीने में दिवाली मनाई थी। तो हमारे यहाँ ये रीत है कि जब ऑफिसर्स घर आते हैं उसी टाइम त्यौहार शुरू हो जाते हैं। चाहे मई में है तो हम दिवाली मनाएंगे, चाहे होली है अगर नवंबर में मनाएंगे होली। तो ऐसे कोई नहीं है, जब दिल खुश है, सब जब साथ है तब त्योहार है। बातों बातों में भी कभी, पूनम जी में जानना चाहूंगा, बातों बातों में कभी कोई बात शेयर नहीं करता कि क्या हो रहा है, क्या हमने किया, कैसे हम लड़े, इस तरह की कोई बात नहीं? जनरली नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि जो कुछ काम ऐसे हैं जो कि डिस्कशन के होते भी नहीं, जो स्पर ऑफ द मोमेंट जो कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपसे थोड़ी दूर पे बम फटा हो, हाँ, और पति आपको बताया कि साहब मेरा थोड़ी दूर पे बम फट गया था, उस दिन तो मैं बाल बच गया। जैसे हमारे हम जाते हैं और जरा सा हमारा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, तो हम घर आके अपनी पत्नी को बताते हैं, अरे आज तो बाल बच गया। हाँ, इस तरह के कभी कभार के कोई इंसिडेंट्स होते हैं जो शेयर कर लेते हैं,
बट अदरवाइज कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक ऐसा कुछ शेयर नहीं करते हैं। आप बोल दीजिए। हाँ, I'm sorry। बहुत ही कैजुअल वे में, जैसे हाँ। वो बात को गुजर के 1-1.5 साल 2 साल हो गया और अचानक कोई उसी तरह का वाकया कहीं सुनने में आया, तब बहुत ही आसान लहजे में बताएंगे कि अरे वो पास में से ऐसे ही गोली गुजर गई थी, या बॉम्ब फूट गया था, या टेररिस्ट भाग गया था तो उसको फिर पकड़ के ऐसे, मतलब या सामने ही आ गया टेररिस्ट। हाँ, बहुत कैजुअल इसमें कि उसको बहुत घर में डिस्कस हो रहा है या बच्चों के बीच में बैठ के उस चीज़ को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अपेक्षा जी, बच्चे क्या सवाल करते हैं उस दौरान, जब आपके बच्चे भी जब सर रहे होंगे तो भले ही बच्चे छोटे होते हैं लेकिन फिर भी इतना तो उन्हें पता होता है कि पापा यहाँ नहीं है, पापा वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके क्या मासूम प्रश्न होते हैं और वो कैसा फील करते हैं उस दौरान? बच्चों को भी एक बहुत ज़्यादा प्राइड फील रहती है अपने पिताजी के लिए, अपने फादर के लिए, और उनको वो एक रोल मॉडल समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो हमको एकदम बहुत जल्दी से अपना जो है उत्साहित बने रहना है, अपने को टेम्पर लूज़ नहीं करना है, घबराहट नहीं लेनी है अपने को, क्योंकि हमारे भी जो डैडी इतने फोरफ्रंट पे जाके अपने दुश्मनों के साथ में खड़े होकर, उनमें भी एक कहीं ना कहीं एक करेज होता है, करेज, प्राइड की भावना होती है, बहादुरी। फौजी का लड़का होकर रो रहा है, क्या जरा सा फौजी का लड़का हो गया, सैनिक का बच्चा है, तो मर्द का बच्चा, ये उसको भी समाज भी, सोसाइटी भी अक्सर इस तरह की बातें करती है उनसे। हाँ, करते हैं, लेकिन एक हमारे जो माहौल में होता है, इट्स मोर आउट ऑफ प्राइड कि माय फादर ही हैज गॉन टू द बॉर्डर, एंड पूरी देश, पूरी कंट्री, यस, वो हम लोगों में भी ऐसा जज्बा पत्नियों में भी, फैमिलीज में रहता है। तो बच्चे उस दौरान, मेरा वो सवाल अधूरा रह गया, बच्चे क्या सवाल, क्या मासूम प्रश्न? बच्चों के लिए बिल्कुल नॉर्मल दिनचर्या रहती है, सुबह स्कूल जाएंगे, आएंगे, घर में सब कुछ ऐसा ही जैसा कि रोज चलता है ऐसा ही चलता है। हाँ, टाइम टू टाइम जैसे उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ, बट एक पॉजिटिव वे में, वो जैसे आमतौर पे लंबा समय हो गया, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, फादर घर ही नहीं आए हैं, कई बार तो साल भर तक ड्यूटी पे रहते हैं तो घर नहीं आ पाते, छुट्टी पे नहीं आ पाते हैं, या छुट्टी पहले से तय रहती है, एन मोमेंट पे कैंसिल हो जाती है। आप बच्चा इंतजार कर रहा है कि पापा 17 तारीख को आने वाले हैं और 16 तारीख को टेलीग्राम आ गया कि पापा नहीं आ रहे हैं, अब छुट्टी कैंसिल हो गई है। उसमें अगर छोटा बच्चा है तो उसको अपने तरीके से बहला दिया जाता है, बड़ा हो तो फिर उससे बात करके पूरा उसे वो पूरी उसको समझ रहती है, तो उसे समझाया जाता है। एक चैलेंजिंग रोल उस दौरान आपका रहता है। बिल्कुल, हमारा जो हम पीछे सब लेडीज रहती का, इवन जैसे सास ससुर हैं घर में, सभी जितने भी हैं, सभी को इंश्योर करना कि वो सब ठीक रहें, सुरक्षित रहें, और उनके मन में ऐसा कोई भाव ना आ जाए, डर ना आ जाए। और आपसी बॉन्डिंग में रहते हैं, हमको अपने आप को संभालना है, बच्चों को संभालना है, हमारे साथ जो और भी दूसरी लेडीज़ है, जवानों की फैमिलीज़ हैं, उनको संभालना है, हमारे घर में पेरेंट्स हैं, उनको भी एक अच्छा पॉजिटिव हमको रिप्लाई करना है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इसी दौरान शहीदों की बॉडीज भी आती रहती है, आप लड़ी रहे कॉलोनी में, एक ही इलाका है, एक ही यूनिट का कोई जवान शहीद हो गया, कोई ऑफिसर शहीद हो गया, तो उसकी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक धक्का सा तो लगता है कि भाई ये कोई भी हो सकता था उसके लिए। हाँ, लेकिन फिर ये सोच के कि देश के लिए शहीद है, सो वो कहीं ना कहीं वो दर्द किसी एक घर का नहीं होता, वो पूरी यूनिट का दर्द होता है। हाँ जी। और जो ऐसा बहुत अच्छा फील होता है कि उनका जो ये जाना है, ये मतलब देश के लिए है, तो ये बहुत प्राइड फील है। ये साधारण मौत नहीं है, ये असाधारण मौत है, और ये देश के लिए जो मरते हैं उन्हीं का नाम होता है। बाकी मरना तो हर आदमी को है, और हर आदमी जो जिसने जन्म लिया शहीद हुए हैं, लेकिन देश के लिए मरना, शहीद होना, और वो बहुत एक वो फील एक अलग। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि हर मनुष्य अपने लिए जीता है, लेकिन वो तो दूसरे के लिए जिया, वो तो दूसरे के लिए शहीद होके कई अवसरों पर देखा कि छोटी छोटी बच्चियों ने अपने पिता को बहुत बहादुरी के साथ विदाई दी जी। और एक संदीप, लांस नायक संदीप जब हुए तो उनकी पत्नी बहुत युवा थी, बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन उन्होंने जिस मुस्कुरा कर अपने पति को विदा किया, या अभी जिसने कुमायूं के अंदर लेजर में उसने कहा कि मैं जो है आपको आई लव यू बोलती हूँ, सच में वास्तव में वो रियल आई लव यू तो वही होता है कि आदमी चला गया और उसके बाद आप उसको बोल रहे हैं, तो वो सच्चा। और शहीद कभी जाता नहीं है, शहीद हर उस पे मोमेंट पे याद रहता है, यूनिट में याद रहता है, परिवारों में याद रहता है,
मेरे हमारे जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं कर्नल थापर, उनका बेटा कारगिल में शहीद हुआ था, विजयन थापर। और बहुत बहादुरी भरी गाथा है विजयन बहुत थापर की। बहादुरी भरी गाथा है, और विजयन को तो हमने छोटे से बड़े होते देखा है, और अभी तो बस फौज ज्वाइन की ही थी फर्स्ट 10-15 डेज में जब वो कारगिल हैपन एंड ही वेंट। लेकिन विजयन की बात, उसके पेरेंट्स को मिलना, विजयन का बर्थडे पे उसे ज़रूर याद करना, और बड़े फ़क्र के साथ उन्हें मिलना और विजयन की बात करना। तो विजयन फिज़िकली शायद गया हो, लेकिन शहीद कभी जाता नहीं है, वो हमेशा के लिए एक तरह से सबकी यादों में जुड़ जाता है। और मैं इसमें पूनम जी आपकी बात में ये और जोड़ना चाहता हूँ कि केवल वो यूनिट की या सैनिकों की यादों में नहीं होता, वो देश की यादों में भी होता है। जी, हाँ। और हर हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में विजयन थापर भी धड़कते हैं, कैप्टन अब्दुल हमीद भी धड़कते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि भारत जो है अपने सैनिकों के प्रति नतमस्तक है और उनका पूरा सम्मान करता है। जी। कई बार ये भी होता है कि जो सैनिकों की पत्नियां होती हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें मिलने के बाद, बहुत सारा पैसा मिलने के बाद भी अपेक्षा जी वो अपने पैरों पे उनको व्यस्त रखना, अपने पैरों पे खड़ा करना, ये जिम्मेदारी कौन निभाता है? ये काफ़ी हद तक, जब तक वो हमारे साथ में हमारे एरिया में रहती है, कैंट में रहती है, तो जो सीनियर ऑफिसर्स और उनकी वाइफ होती है वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनके हक का पैसा आया है वो उनके बच्चों को ही मिले। तो इस तरह से पैसों की अरेंजमेंट की जाती है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं कि हर महीने उनको बच्चे, बच्चों को टाइम से, बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तभी उनको मिले ये पैसा और कहीं ना जा पाए। इस तरह से वो पूरी तरह सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। उनकी एजुकेशन की सब बातों की चिंता फोर्स करती है? हाँ जी, उनकी जो कहीं भारतीय सरकार भी उनके लिए काफ़ी शिक्षा संस्थानों में सीट्स भी रिजर्व रहती हैं, और उनको गाइड करना कि अगर इस पर्टिकुलर उसमें जा रहे हैं तो ये कॉलेजेस हैं जहाँ उनको प्राथमिकता मिलेगी, वो सब उनको बताया जाता है। मतलब परिवार को अकेला नहीं छोड़ा? नहीं, बिल्कुल परिवार नहीं। एक बार आप आर्म फोर्सेस के किसी भी परिवार में आ जाए, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप सिपाही हैं, तो आप इतनी बड़ी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर आपके साथ सब खड़े रहते हैं। सो आप कभी अकेले नहीं होते। और आई थिंक यही बच्चों की पढ़ाई हो या बच्चियों की शादी करना हो, तो एक तरह से वो सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सबकी जिम्मेवारी है, और उसको हम निभाते भी हैं पूरी तरह। चाहे हम एक दूसरे के टच में रहें ना रहें, काफ़ी सालों तक बातचीत ना करें, पर अगर हम चाहते हैं कि अभी कोई हमारी मदद के लिए, हमारे किसी जिम्मेदारी के लिए आए हमारे पास, तो हमारा एक कॉल, एक लेटर, एक फ़ोन वो काफ़ी होता है। तो हमारे पीछे पूरी आर्मी खड़ी है, ऐसा हमको फील होता है। देखिए, हमने फिल्मों में तो बहुत ऐसे सीन देखे हैं कि युद्ध के लिए वो जब सैनिक जाने लगा है तो वो पत्नी जो है वो आरती उतार रही है, कई बार गाना भी गा रही है, कुछ इस तरह का दृश्य वो फिल्मी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल की बात कर रहा हूँ आपसे, कि रियल में जब आपको मालूम पड़ता है कि कॉल आया है और अब आप हस्बैंड जो है वो वार पे जाने वाले हैं, तो जब आप सी ऑफ करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या बोलते हैं उस समय? उनको हम यही बोलते हैं कि बहुत अच्छे से विशेस देते हैं, गुड लक करते हैं, बहुत स्माइलिंगली उनको हम सी ऑफ करते हैं, और बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि आप हमारी और पीछे घर के बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं करना। आगे जाके अपना काम जो आपने अपने लिए लिया है, देश के लिए करने के लिए ठाना है, वो पूरी तरह जिम्मेदारी से करके आना। बिल्कुल उसमें कहीं रोना नहीं, कोई गाना नहीं, जिस तरह आप बोल रहे हैं रियल लाइफ की। तो रियल लाइफ में हम बहुत जिम्मेदारी से हंसते हुए उनको विदा करते हैं। ब्रेव फ्रंट, यस वी डू पुट, कि उनको जब वो जाएं तो पीछे चिंता नहीं रहनी चाहिए, उनको ऐसा भरोसा रहना चाहिए ये संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो हौसला देना, करेज देना कि आप बहुत बड़े मकसद के लिए जा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी केवल एक परिवार नहीं है, पूरी जिम्मेदारी में आपके देश आता है। जी नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट। तो ये हौसला देकर विदा करते हैं आप, उस समय सी ऑफ करते हैं। जितने हौसले के साथ वो वहाँ बॉर्डर पे जाके अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, उन्हीं का सपोर्ट सिस्टम बन के पूरी आर्मी वाइव्स पूरे अपने अपने जगह पे तैनात रहती है, कि जो पीछे का सीन है, वो जो घर का सीन है,
वो हम बहुत जिम्मेदारी से, बहुत हिम्मत से पूरा अदा करेंगे। कितने दिनों में, जंग के शांति के दिनों में भी कई बार बहुत रोज तो बात नहीं हो पाती होगी, तब कितने दिनों में बात होती होगी पूनम जी? और जब जंग चलती रहती है तब कैसे आपको कुशलता के समाचार मिलते हैं कि भाई आज सब ठीक है, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? जब जंग चल रही होती है तब तो बातचीत का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई यूनिट से भी खबर नहीं आती? यूनिट में एक जो रिस्पांस आता है वो आ जाता है। जब नहीं भी आया तो मतलब एवरीथिंग इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। आर्मी में यही बोला जाता है कि नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़। तो 6 महीने हो जाते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं, पर एक आर्मी में एक रिवाज है कि लेटर राइटिंग, चिट्ठी के थ्रू थोड़े से समाचार, एक फौजी को बॉर्डर पे 2 लाइन का लेटर पढ़ने की उतना शायद कहीं ना कहीं, एक वो भले ही लेटर मिलने के बाद में 10 दिन के बाद पढ़े, पर एक उसमें देख लेते हैं हाँ घर पे सब ठीक है, इतना अगर समाचार उनको लिखा हुआ मिल जाता है तो उतना हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो सुविधा उनकी चालू रहे, क्योंकि वो वहाँ उनके लिए एक लाइफलाइन रहती है कि बच्चों तो का सब ठीक है। चला जाता है एक पत्र कि हाँ भाई हाँ सबकी जी, और अब तबीयत तो ठीक है, टेक्नोलॉजी माँ बहुत एडवांस बूढ़ी हो गई है। तो हाँ उसकी जी, चिंता हाँ, हो रही है हाँ बेटे जी, को कि हाँ मम्मी को मैं छोड़ के आया हूँ, ठंड है, अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम, तो 4 लाइन चली जाएगी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है, वो इतने में खुश हो जाते हैं। तो लेटर लिखते हैं आप लोग? हम लोग लिखते हैं, और हमने एक बार, मैंने खुद, जैसे कारगिल वॉर के टाइम में जब ऑफिसर्स जवान, पूरा कैंट खाली था, खाली लेडीज़ थी, तो हम लोगों ने एडल्ट एजुकेशन किया था मैंने। तो जो लेडीज़ लिखना पढ़ना नहीं जानती थी उनको थोड़ा लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। क्या आप अपने हस्बैंड को एक चिट्ठी तो लिखी है? हाँ, तो जब वॉर ख़त्म हो गया तब सब लोग मेरे घर पे आए, जवान अपनी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, मुझे थैंक यू बोलने कि आपका वो जो 2 लाइन का लिखा हुआ जो आपने सिखाया वो हमारे लिए वहाँ एक लाइफलाइन काम किया। और घर से सिर्फ समाचार कि बच्चा ठीक है या माँ ठीक है, ये हम पीछे जवानों के लिए जो काम करते हैं। अपने देश को, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो फौजी होता है वो बहुत, जो अच्छा इंसान होता है वही फौजी बन सकता है, वही फौजी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पूरे देश को प्यार करता है तो वो निश्चित रूप से उसके लिए उसके परिवार भी बहुत प्यार करता है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे करना चाहता था कि याद तो बहुत आती होगी। बिल्कुल आती है, आफ्टर ऑल है, ह्यूमन बीइंग्स तो है, लेकिन उस याद को कैसे हैंडल करना है, वो पूरा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव, इतना सबका सपोर्ट होता है कि वो बड़े आराम से। लंबे दिनों में कई बार ऐसा होता होगा कि बच्ची का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी आ गई है, आपका खुद का बर्थडे है, हस्बैंड का बर्थडे है, तो उस दौरान खूब याद आती है, जाहिर सी याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अपने आप कैसे संभालती है उस दौरान, जब बहुत याद आ रही है, बहुत इमोशनली है कि आज तो हस्बैंड होने ही चाहिए थे, तब उस दौरान अपने आप को संभालने का तरीका क्या रहता है? उस टाइम ये लगता है ना कि हमारा तो पति है, लेकिन पूरे देश का भी वो एक फौजी है, बेटा है, वो भी जिम्मेवारी उसे निभानी है। आप क्या करती थी जब बहुत याद आती थी? सोमालिया में सर थे या कारगिल में थे, तो उस दौरान अपने आप को संभालने के लिए क्या तरीका था? हम लोग हमारे फीलिंग्स को बहुत करेक्ट वे में चैनल करते थे। हम एक ही नहीं, काफ़ी लोग इस तरह से रहते थे और ऐसा सोचते थे बर्थडे तो सालों साल आएगा, ये तो एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, वहाँ देश के लिए, भारत माता के लिए वहाँ अपनी ड्यूटी अदा करने का, तो वो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। बर्थडे तो हम फिर से मनाएंगे और मनाते रहेंगे, खुशियाँ फिर से आएंगी घर में, बेटी का बर्थडे, एनिवर्सरी है, खुद के बर्थडे से वो फिर से आएंगे, लेकिन वहाँ जो है ये बहुत छोटी सी चीज लगती थी। बहुत याद आ रही है तो अपने आप को दूसरे काम में बिजी कर लिया। हाँ, एक बहुत अच्छे चैनल में, एक हमारे चले गए वहाँ की जो दूसरी महिला हैं उनके साथ, जो हमारे कैंट्स का जो रूटीन रहता था उस टाइम लेडीज के लिए एकदम बदल जाता था। सब लोग एक दूसरे के लिए मिलना जुलना बहुत बढ़ जाता है उस दौरान, आपस में एक दूसरे का, खाली लेडीज है तो वो आपस में उनका मिलना जुलना ज्यादा बढ़ जाता है कि जैसे समझना चाहती है एक दूसरे को, एक दूसरे को हौसला देना है। और खासतौर पर जो सीनियर्स महिलाएं हो जाती हैं उम्र में, जिनका अनुभव है, जिनने 1 बार 2 बार देख लिया है, हाँ जी, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से नई बच्चियों को समझा पाती है। नई शादी होकर लड़की आई है, 6 महीने हुए, 7 महीना हुआ है, उसका भी हनीमून पीरियड ही खत्म नहीं हुआ है और बच्चा, वो उसका पति जो है वो लड़ने चला गया है, तो उनको संभालना बहुत कठिन जाता है। पर हम सब लोग टीम अप हो जाते हैं
और जो ज़्यादा परेशानी में हो उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालते हैं। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमको क्या करना है, वो उसका प्रॉब्लम है, ये नहीं सोचते हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल ड्यूटी हो जाती है कि जब तक सामने वाला उस स्थिति से निकल ना जाए, उस परेशानी को सोचना बंद कर दे कि वो अकेला नहीं है, हम सब हैं उनके साथ। तो ये जब तक वो उसमें फील ना आ जाए, हम लोग सब टीम अप होके उनको संभालते हैं। कई बार बहुत गंभीर रूप से सैनिक घायल होकर आता है, उस दौरान क्या कैसे, परिवार की तो अपनी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन बाकी लोग कैसे, गंभीर रूप से घायल होकर सैनिक आ गया है, कई बार शरीर का कोई हिस्सा कट गया है, तो उसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस में ले लेते हैं कि ये हुआ है तो जो है, कम से कम बच के आए हैं वापस, तो यहीं से एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में लाइफ शुरू होनी चाहिए। उसके अंदर बाद में फिर इतना भी उन्हें विश्वास रहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो बेस्ट मिलेगा और उसके साथ बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, हॉस्पिटल्स की और ये सब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत। और जो ऑफिस काम कर रहा होता है, मतलब जंग पर नहीं है लेकिन यूनिट में यहाँ काम कर रहा है, दूसरी जिम्मेदारी हमारा, वो लोग फिर पूरा केयर करते हैं। वो पूरा केयर करते हैं, बिल्कुल। हर चीज़ में उनको असुविधा ना हो, जैसे कि फैमिली को हॉस्पिटल जाना आना है तो वो इंश्योर करेंगे कि उन्हें गाड़ी की या कोई भी किसी की भी सुविधा की जाना आना, लेना छोड़ना। और अगर जैसे बच्चे हैं उनके छोटे, वो बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरी फैमिली उन बच्चों को अपने पास रख लेती है। इस तरह से एक दूसरे के लिए इंश्योर करते हैं कि उनके टफ़ टाइम में हम साथ हैं। तभी आई थिंक टफ़ टाइम्स में हम साथ इतने रहते हैं, तभी शायद वो बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आर्मी आई थिंक ये तो फर्स्ट फैमिली है हमारे लिए। अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूनम जी की बातों से कि इतना कनेक्शन जो टफ टाइम का हो जाता है वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है, लाइफ लॉन्ग। उसको फिर कोई ना तो वो सैनिक भी नहीं भूलता उसको, जब पता जब वो आएगा सैनिक आएगा तो बताएगा कि फलानी मैडम ने बहुत केयर करी। हाँ जी, हाँ उस समय डिलीवरी होनी थी तो मैडम खुद साथ में मेरे गई थी, साथ तो में वो सारी चीजें याद रहती है। है, वो एक जिम्मेदारी आ जाती है और ये इतनी फॉरएवर हो जाती है कि सालों साल फिर। देखिए आप दोनों जब कारगिल रहा होगा, अब तो आप मैच्योर हैं, लेकिन जब कारगिल रहा होगा तो आपके ऊपर सास ससुर भी रहते हैं और पर्टिकुलरली माँ बहुत घबराई हुई रहती है अगर उसका बच्चा जंग में है, तो स्वाभाविक माँ का स्वभाव होता है। तो फिर मदर इन लॉ को और अपनी मदर को भी, वो भी अपने सन इन लॉ के जाने से घबराई हुई है, तो दोनों माँओं को कैसे संभालना, ये एक अपने आप में स्किल है। ये कैसे करती थी आप? एक तो सबसे पहले है कि जो मदर इन लॉ है वो कहीं ना कहीं हिम्मती लेडी होगी, तो उसने अपने बेटे को फौज में भेजा जी। एक माँ ने अपने बेटे को अलाउ किया फौज ज्वाइन करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो हिम्मत है। और फिर एक नारी शक्ति के तहत सारी लेडीज एक दूसरे को समझाती है। हमारे शो का नाम भी मातृशक्ति है। जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है। कहीं अगर मैं अपने आप को कम महसूस कर रही हूँ, कहीं कुछ दुख है, तो मदर इन लॉ मेरे को सपोर्ट करेंगी, मम्मी मुझे सपोर्ट करेंगी, तो ऐसे आपसी नारी शक्ति में हम। और आपकी माँ ने भी दामाद के रूप में, सन इन लॉ के रूप में एक फौजी को चुना है, तो उनमें भी हिम्मत तो है ही। कुछ तो हिम्मत है ही उनमें भी। उनको भी पहले दिन से मालूम था कि भाई अगर मेरा सन इन लॉ जो है फौज में है तो लड़ेगा भी, जंग में भी जाएगा, बॉर्डर पे सालों दूर रहेगा, उसकी अगर ऐसी पोस्टिंग हो गई तो 2-2 साल घर भी नहीं आएगा, ये भी उनको मालूम ही रहता है पहले दिन से। तो वो आपसी जो एक प्रिपेयर्डनेस रहती है माइंड में। और फिर भारत की माएँ तो शुरू से बहुत हमेशा से, हमारी हिस्ट्री भी देखिए, शिवाजी को उनकी माता ने ही बनाया था। सो माता का तो हमेशा से और बहुत सपोर्टिव रोल माता जो पालने वाली माँ होती है, पन्ना धाय, उसने भी जो है वो उसका भी आप देखिए कि भारत का इतिहास है माँ के लिए, तो हम कि जो माताओं की वीर, कल मुझे लगता है मातृशक्ति है, तभी शायद फौज का भी या जाके बॉर्डर पे लड़ना और वीरता दिखाना पूरा मातृशक्ति के कारण ही आई थिंक पॉसिबल हो पाता होगा, क्योंकि अपनी माँ एक तो घर में माँ है, एक भारत माता है, सो वो भी उसी इमोशन के साथ देखिए। राजस्थान में तो ये भी अभी मोदी जी ने कहा था कि भवानी माँ के आशीर्वाद पर भी विश्वास रखिए। हाँ, एक ऊपर जगत जननी माँ बैठी है, उस पर भी विश्वास रखिए। वो कहीं ना कहीं तो विश्वास है ही, भगवान के ऊपर विश्वास है ही।
पर एक नारी शक्ति बहुत ज़्यादा काम करती है। मौका मिला तो आप अपने बेटे को बेटी को फौज में भेजना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर वो जाना चाहें तो? बिल्कुल बिल्कुल भेजना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अपने से पहले अपने देश का सोचना है। अगर वो उसके लिए बने हैं और अगर वो बहुत गर्व वाली सर्विस है, गर्व वाली सर्विस है, और अगर वो अपने आप को उसमें फिट मानते हैं या हैं तो वो ज़रूर जाएंगे। मेरा दामाद भी अभी फ़ौज में ही है और अभी वो 2nd GR गोरखा रेजिमेंट में है। सो अपने पूरा जीवन आर्मी में बिताने के बाद भी जब कभी आप सोसाइटी में, सामान्य समाज में बाहर आती हैं, बाहर आप चीज़ें देखती हैं, लोगों का व्यवहार देखती हैं, तौर तरीके देखती हैं जो बिल्कुल फौज से डिफरेंट हैं, हाँ जी, तब कहीं ना कहीं दुख होता है कि ये देश और इन लोगों के लिए हमारा पति अपनी जान देने के लिए तैयार था। कभी कभी बहुत लगता तो है, बिल्कुल दुख होता है इस बात पे, पर हम वही है कि हर एक किसी को तो हम समझा नहीं सकते हैं। कई बार ये जानते हुए कि आप एक फौजी की पत्नी हैं, लोग उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते हैं जैसा कि करना चाहिए एक सोल्जर की पत्नी के साथ। जो लगता है वो इस समाज में आई थिंक हम सबको वो सीखने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ फौजी की पत्नी ही नहीं, सबके लिए एक आदर, एक दूसरे को कंसिडरेशन, एटलीस्ट एक छोटी सी चीज़ है कि सड़क के नियम बने तो उसे फॉलो कर लीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो उस तरह की एक समाज में रहने का ज़रूर ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक आर्मी में अगर हम बेस्ट कर रहे हैं तो अगर इस माहौल में भी बेस्ट होगा, और जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो आपका काम है आप भी बहुत अच्छे से करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, आर्मी का एक कल्चर है, जिस कल्चर में आप बड़ी हुई हैं, आपने बहुत लंबा समय गुजारा है, वहाँ महिला का बहुत सम्मान है, बहुत रेस्पेक्ट है। जी। सीनियर से सीनियर ऑफिसर भी जूनियर ऑफिसर की पत्नी से बहुत अदब से बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, और आर्मी में महिला को लेकर डिस्कशन भी नहीं होता, मजहब को लेकर डिस्कशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो दूसरी तरफ हमारा वो समाज है जिसमें 4 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है जी, जिसमें 6 साल की 7 साल की बच्ची अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, उसके पिता के बीच साथ भी, उसके भाइयों के बीच में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार बहसी दरिंदी बन जाते हैं जी। ये दो समाज डिफरेंट समाज है, बिल्कुल अलग। तो जब आप को साबका पड़ता ही है, आर्मी में रहते हुए भी आपको सामान्य सिविलियन समाज से साबका पड़ता है, और वहाँ आप देखती हैं कि सड़क चलते महिलाओं को लेकर फफ्तियाँ कसी जा रही हैं, धक्के मारे जा रहे हैं, गलत तरीके से छुआ जा रहा है, खून खुलता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खून खौलता है, जबरदस्त। और हम अपने तरीके से काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि अगर बहुत पब्लिकली आकर किसी औरत को या लड़कियों को हम ताकतवर ना बना पाए, तो अपने तौर पे काफ़ी लड़कियों को, लेडीज़ को, महिलाओं को हम वो लेसन देते हैं, और हम अपनी तरफ से रोल करते हैं। जितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं उन तक ज़रूर पहुंचते हैं, और जो हमारे पास में जो एक हिम्मत वाली बात है वो ज़रूर हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय सेना पर कश्मीर में बहुत सारे संगठन, NGO, मानवाधिकार संगठन इस तरह का आरोप लगाते हैं, कश्मीर में खास तौर पर, नागालैंड में भी लगाया, नॉर्थ ईस्ट में भी लगाते हैं कि साहब ये जो सैनिक हैं ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका रेप करते हैं। मैं जानता हूँ, आप भी जानती हैं कि बहुत बार इस तरह के आरोप एक रणनीति का हिस्सा होते हैं, स्ट्रेटेजिकल इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं सेना को बदनाम करने के लिए, लेकिन कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके सामने आती है कि भाई आप सैनिकों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कश्मीर में कि वो महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी? ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने बोला कि मेनली पॉलिटिसाइज करने के लिए, उनको तंग करने के लिए उन पर इस तरह के कुछ भी लगा दिए जाए, ताकि वहाँ से, जैसे अगर कश्मीर में वो चाह रहे हैं कि फौज वहाँ ना रहे, सो उनके ऊपर पत्थर मार देना, उनको बदनाम कर देना, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह लेट डाउन करें, इसके लिए कुछ उसके साथ लेट्स से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आर्मी इतनी फाइन ऑर्गेनाइजेशन है
कि आर्मी खुद ही उसका एक पूरा अपना सिस्टम है जिसके अंदर कोर्ट मार्शल होगा, और कोर्ट मार्शल कोई बहुत दिनों तक केसेस पेंडिंग नहीं चलते, उसके अंदर पूरी कमेटी बैठेगी और अगर वो पर्सन गिल्टी है तो ही विल बी पनिश्ड। लेकिन उसको जनरली ऐसे कोई भी लेकिन आर्मी में संस्कार ऐसे होते हैं कि वो महिलाओं के प्रति उनका रवैया, भले ही वो शत्रु देश की महिलाएं क्यों ना हो, पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है जब की इज्जत, महिला की इज्जत, तो ऐसा आदमी तो बाहर जाके ऐसा नहीं करेगा ना। बहुत रिस्पेक्ट है, आप सोच भी नहीं सकते कि एक और सिर्फ वो ही नहीं, मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, लेडी के लिए बहुत ज्यादा है। ऑफिसर्स की बात तो मैं मान सकता हूँ कि, लेकिन जवान जो रहते हैं वो काफी एग्रेसिव रहते हैं, बहुत दिनों तक घरों से दूर रहते हैं, तो क्या वो ऐसी हरकत कर सकते हैं? नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं। 0.1% एरर है तो उसका आर्मी फिर बिल्कुल करेक्टिव एक्शन लेती है, उसमें फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं जिसको एक स्टेटमेंट की तरह हम अक्सर बोल देते हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं और है। ये जो हमारा समाज जो देख रही हैं आप, जिसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, तो फिर इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे एक ये तो ऑर्गेनाइजेशन एक रोल मॉडल है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एनवायरनमेंट अगर ऐसा होता है तो हम सब एक जैसे, अपेक्षा जी किसी और स्टेट से हैं, मैं कुछ और हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये मराठी हैं, लेकिन आप हमारा कनेक्शन समझ सकते हैं कि एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद हम कितने क्लोज हैं और कितना समझते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब मराठी पंजाबी तो रह नहीं गए, अब हम आर्मी के हैं। सो जब हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, अगर ऐसा ही बाहर एनवायरनमेंट हो कि हम सब भारतीय हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, हर किसी की बेसिक जिम्मेदारी, हर एक पुरुष ने अपनी ये जिम्मेदारी समझना चाहिए, सिवाय कि सिर्फ बोलचाल की भाषा में देने से। एक जिम्मेदारी की एक औरत है तो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम प्रतिशत में होते होते आगे बढ़ेगी कि ये सुधार हो पाएगा। ये समझना चाहिए खासतौर पर मर्दों की दुनिया को, मर्दों को, कि औरत जो है वो एक मौका नहीं है, अवसर नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो अगर वो अकेली जा रही है रात बिरात, तो आप उसको में अवसर मत ढूंढिए, उसमें आप अपनी जिम्मेदारी ढूंढिए कि वो कैसे सुरक्षित अपने घर तक जाए जी। और 2 लोग ये मैसेज 4 को देते हैं, 4 से 10 को जाएगा, इस तरह से ये बात फैल सकती है। एक अच्छी बात जिस तरह बुरी फैलती है, अच्छी बात भी हम फैला के और लोगों में ये मानसिकता आप जागरूक कर सकते हैं कि औरत एक अवसर नहीं हो भी रही है। अभी जैसे इस बारे पे बात की जाती है, स्कूलों में हम इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, उनको जेंडर सेंसिटिविटी पे एक प्रॉपर हर तरह से उनको रेडी किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर समाज में ऐसी कोई बुराई आई है तो वो ज़रूर ठीक होगी, क्यों नहीं होगी, जब काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं सेना की कार्रवाई के ऊपर, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे ही लोगों ने कहा कि भाई क्या सबूत है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब 2 दिन से ज़्यादा नहीं हुए, 3 दिन से ज़्यादा, अब हमारे लोग ही कहने लगे लाश तो दिखाओ, 300 लोग मार दिए, 350 लोग मार दिए, बताइए कहाँ मारा, एक लाश नहीं दिखाई, एक लाश नहीं करी। तो सेना की कार्रवाई पर, उसकी विश्वसनीयता पर जब संदेह किया जाता है, अपेक्षा जी मैं आपसे दोनों से ही सवाल कर रहा हूँ, दोनों से जवाब भी चाहूँगा, तो बहुत गुस्सा आता है कि आपको गुस्सा आता है कि भैया ये लोग तो बेचारे जंग लड़ रहे हैं, अपनी जानबाजी भी लगा रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हो। कभी गुस्सा आता है, कभी उनकी नासमझी पे तरस भी आता है, दया आती है कि ये मूर्ख है, इनके बारे में क्या इनकी बात और जिस तरह अच्छा बोलने के लिए भी काफी लोग हैं। हाँ। सोसाइटी में तारीफ करने वाले, कल अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन आए तो पूरा देश ये अपनी पर्सनल खुशी मान रहा था। तो इस तरह अगर काफी बड़ा एक बदल सोसाइटी में, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि भाई एक भी लाश नहीं दिखाई। अब उनका क्या इशू है, उससे वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, उसमें तो हमें जाना नहीं। गुस्सा तो आता होगा ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपके हस्बैंड की स्किल पर, आपके हस्बैंड की योग्यता भी संदेह किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, एक चीज को समझने के लिए एक स्तर होना चाहिए, मानसिक स्तर की मानसिक स्तर है। अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें फिर वो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर समझते हैं देश के हित में क्या है, क्या हुआ है, क्यों इतना बड़ा कदम है, और अगर जो भी हुआ है, अगर ऐसा कुछ भारतीय सेना ने भारत सरकार के
निर्णय के बाद अगर ऐसा कुछ किया है तो उसमें विश्वास तो रखिए। आप ही का तो देश है, आप ही के लिए तो फौज लड़ रही है। अगर आपको डाउट है तो नेक्स्ट टाइम आप साथ जाइए ना, फौज पे फ्रंट पे जाके लड़िए। निराशा होती है, बहुत ज़्यादा निराशा होती है, पर कहीं ना कहीं यूँ फील आता है कि जब फौजी लड़ता है, अपने देश के लिए ड्यूटी करता है, वो बहुत सेल्फलेस होके जाता है। वो पीछे आके ये नहीं सोचता है कि मेरी ड्यूटी के लिए कौन लोग मेरे लिए हार लेके स्वागत कर रहे हैं, या कौन लोग ये मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी ड्यूटी पे कहीं प्रश्न उठाया जा रहा है। वो तो अपनी ड्यूटी अगली बार फिर मौका आएगा, उसी जोश के साथ जाएगा, उतनी ही अपनी ड्यूटी अदा करके आएगा। ये तो पीछे वाले लोगों का क्या है, 10 लोग बोलेंगे अच्छा, तो 10 कुछ और भी बोलने वाले हैं। सबका तो हम अपना इन बातों पे दृष्टिकोण जाएंगे है। तो हमारी ड्यूटी पे फर्क पड़ेगा। ये फौजी कभी भी नहीं सोचता है। एक ये भी बहुत सारी बात सामने आती है कि जब जवान शहीद होता है, सैनिक शहीद होता है, तो हमारी भावनाएं उफान पर रहती हैं। सरकारें बहुत सारी घोषणाएं कर देती हैं कि आपको पेट्रोल पंप दिया जाएगा, गैस एजेंसी दी जाएगी। फलानी सरकार कहती है कि हम शहीदों को 5 करोड़ देंगे, कोई 15 करोड़ देगा, कोई 2 करोड़ देगा। घोषणाएं बहुत की जाती हैं, लेकिन साल दर साल बीत जाने के बाद भी उन घोषणाओं पर अमल नहीं होता। आज भी कारगिल की शहीदों को की गई घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उनकी महिलाओं ने बताया कि हमको गैस एजेंसी नहीं मिली। जी जी। तो जब इस तरह की घटनाएं आपके सामने आती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस बात पे थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जो शहीद होने वाला है वो अपना पूरा काम करके शहीद होता है, पूरे अपने देश के लिए, रक्षा के लिए वो अपनी जान लगाता है। पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर दुख रह जाता है कि जो उसके फैमिली का जो एक हिस्सा है, जो एक मिलना चाहिए उसको, वो नहीं मिल पाता, तो ज़रूर अफसोस होता है। उसके लिए कई हद तक हमारे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी की, वो उसके लिए फ़ाइट करते हैं, उसका हिस्सा काफ़ी हद तक उसको मिल जाए इसके लिए कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है। पूनम जी, आप माँ भी हैं और पत्नी भी हैं सैनिक की, और जैसे आपने बताया कि आपका सन-इन-लॉ भी फौज में है, तो आप जो नए लड़के हैं, नई टीम है, यंगस्टर्स हैं, किशोर युवा हमारे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस देश के बहुत अच्छे नागरिक बनिए, ऐसे नागरिक बनिए जिसमें देश को आप सब पर गर्व हो, और हमें भी गर्व हो, क्योंकि सभी तो फौजी नहीं बनेंगे, सभी को बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाना है। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, एक बहुत ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ करिए, और हमेशा याद रखिए कि आप भारतीय पहले हैं, और भारत आपका नेशन आपके लिए हमेशा पहले रहना चाहिए। अपेक्षा जी, आप क्या? ये जो अभी जज्बा चल रहा है, खुशी की लहर चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने ही एक मोमेंट्री में हमको अपनी खुशी ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। जैसे पूनम जी ने बोला, हर किसी को फोर्सेस में जाके अपने देश के लिए लड़ने का या अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिल पाता है। बट हाँ, उनकी जो भी बातें आपको, उनका डिसिप्लिन, उनका जो जज्बा अच्छा लगता है, तो वो आप एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में ले सकते हैं, उसको उतार सकते हैं, और जहाँ है वहाँ अपने देश के लिए वो ड्यूटी दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात की जहाँ आप हैं वहाँ अपने आप को सैनिक समझिए, फौजी समझिए, सच्चे बने रहिए, सच्चे देश के। अगर आप पान की दुकान भी चला रहे हैं तो अपने आप को फौजी मानकर देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप सीमा पर जाकर लड़ें, लेकिन आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहें, आसपास की गतिविधियों पे निगाह रखें, और कुछ भी ऐसा होता है जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, तो एक सैनिक की तरह उसका विरोध कीजिए, एक सैनिक की तरह उसका मुकाबला कीजिए। पूनम जी, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अब युद्ध ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान ने हमारे को बहुत छुटपुट जख्म दिए हैं। कभी पुलवामा करता है, कभी उरी करता है, कभी पठानकोट करता है। तो क्या अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, आर पार का हिसाब हो जाना चाहिए, और एक बार पाकिस्तान को पूरी तरह से समझा देना चाहिए? आप चाहती हैं कि आपकी व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है कि इस जो टेम्पो इस वक्त बना है, जो मोमेंट इस वक्त बना है, वो बना रहना चाहिए? क्या लगता है आपको? जैसे एक भारत अभी एक बहुत सशक्त देश हो गया है, ऐसे माहौल में जो भी सही निर्णय है जिससे कि देश आगे जाए, उसमें ज़रूर वो वाला निर्णय ले लेना चाहिए। क्योंकि इस मुकाम पे आकर अगर हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे,
तो देश को आगे बढ़ने में, तरक्की में तो ज़रूर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, कोई भी जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उसके लिए जो भी सही है, बहुत सोचा समझा कदम अगर जो भी देश को उठाना है ज़रूर उठाना चाहिए। अपेक्षा जी, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को घुटने के बल ला देना चाहिए, बिल्कुल आर पार करके उसको। ये इस वक्त जो मजबूती मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हमको समर्थन मिल रहा है, उसके मद्देनज़र ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त दबाव में है, ये दबाव बनाए रखना चाहिए और उसको ठीक कर देना चाहिए ताकि वो फिर सिर ना उठाए, बार बार जो सिर उठाता है। पाकिस्तान को हमने आज ही नहीं 71 वॉर से ही घुटनों पे लाते रहे हैं, और इस वक्त जो खास करके हमको सभी दूर से जो सहयोग मिल रहा है हमारे देश को, तो ज़रूर हम लोगों ने उनको ये दिखा देना चाहिए कि अब और नहीं, क्योंकि ये उनके भी कहीं तो भी जनरल पब्लिक के लिए, एक उनके पाकिस्तानी नागरिक के लिए ये जो जंग है वो अच्छी नहीं है। ये वो लोग भी कभी प्रेफर नहीं करेंगे कि जंग हो, ना ही हमारे लिए, किसी के लिए भी जंग ठीक नहीं है। बट हाँ, उन लोगों ने अपने लिमिट के आगे नहीं जाना चाहिए, उन लोगों ने भी ये सीख लेना चाहिए। भारत ने ज़रूर उनको ये दिखा देना चाहिए। इस दौरान जो भी सही कदम बनता है वो ज़रूर लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद श्रीमती सैनी, बहुत धन्यवाद श्रीमती दीवान जी आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आप देख रहे थे मातृशक्ति की ताकत, उसके हौसले को। और अब आप समझ सकते हैं इस पूरे शो को देखने के बाद कि अगर एक सैनिक सीमा पर पूरी क्षमता के साथ जंग लड़ता है, पूरी जाबाजी के साथ जंग लड़ता है, तो उसकी असली ताकत ये है। इसलिए वक्त है कि देश को केवल सैनिक के प्रति ही नतमस्तक नहीं होना चाहिए, बल्कि सैनिक के पीछे जो उनके परिजन खड़े हैं उसके प्रति भी उतना ही और बल्कि उससे ज़्यादा सम्मान रखना चाहिए जो हम सैनिक को करते हैं। मैं डिजियाना न्यूज़ समूह की तरफ से आप दोनों को सैल्यूट करता हूं, आप दोनों की भावनाओं का सम्मान करता हूं और आप दोनों को अनेक प्रणाम करता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।